प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे इसराइल की आर्मी आईडीएफ ने लेबनान में कम से कम 10 जगहों पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले लेबनान के गुट हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए किए गए हैं। गुरुवार को आईडीएफ ने कहा कि उसकी ओर से रात भर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह गुट के ठिकानों पर ज़बरदस्त तरीके से हवाई हमले किए गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के 10 क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, गुट के लड़ाकों की इमारतों और एक रॉकेट लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ये हमले बुधवार के हिजबुल्लाह की ओर से उसके कैटजरीन शहर पर 50 रॉकेट दागे जाने की प्रतिक्रिया में हुए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इजरायली व्यक्ति घायल हुआ था और काफ़ी संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने गुरुवार को कहा कि इजरायली युद्धक विमानों ने रात भर के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह को महत्वपूर्ण चोट पहुंचाई है। आईडीएफ ने कहा कि हवाई हमले में कफ्र किला में हिजबुल्लाह की एक इमारत को तबाह कर दिया गया। लेबनान में आईडीएफ की कार्रवाई के बाद इसराइल के सीमावर्ती शहर किरियत समोना और गलील में गुरुवार सुबह रॉकेट और ड्रोन अलर्ट सायरन सुने गए। हिजबुल्लाह की ओर से हमले के अंदेशे के बीच ये सायरन सुने गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को हाइफा के पास रामत डेविड वायुसेना बेस का दौरा करते हुए कहा कि इजराइल रक्षात्मक और आक्रमण दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की ओर इशारा करते हुए कहा था कि हमारी वायुसेना जब जरूरी होगा दुश्मन को जवाब देगी। नेतन्याहू के इस बयान के बाद आईडीएफ की ओर से लेबनान में ये हमले हुए हैं। गाज़ा में बीते साल अक्टूबर में युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी तनातनी है। 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लगातार इजरायली सैन्य चौकी पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इसराइल पर हमले करने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह के जवाब में इसराइल ने भी हमले किए हैं। हाल ही में बेरूत में इसराइल के एक हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर की मौत हो गई थी। इसके बाद से हिजबुल्लाह इसराइल पर काफ़ी आक्रामक दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की बात कही है। आइए अब हम चीन के बारे में बात करें। चीन ने अब तक की सबसे एडवांस पनडुब्बी को लॉन्च किया है। यह पनडुब्बी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है, जो गैर परमाणु पनडुब्बियों में बहुत कम होता है। इसके अलावा यह पनडुब्बी स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है। ऐसे में पानी के नीचे इसे किसी भी रडार या सोनार की मदद से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। यह पनडुब्बी खास तरह के टॉर्पीडो से भी लैस है, जो दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों को पलक झपकते डुबा सकती है। चीन के पास पहले ही संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। वह अब भी बहुत बड़ी संख्या में युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। हालांकि फायर पावर के मामले में चीन काफ़ी पीछे है। नेवल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में नौसेना विशेषज्ञ टॉम सुगार्ट ने खुलासा किया था कि एक चीनी शिपयार्ड में एक नई तरह की पनडुब्बी देखी गई है। पनडुब्बी को अप्रैल 2024 में सार्वजनिक रिपोर्टिंग के बीच लॉन्च किया गया था। नई पनडुब्बी में एक्स फॉर्म रडर है, जो चीनी पनडुब्बियों में पहली बार देखा है। रडर किसी भी पनडुब्बी के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं, जो गति, घुमाव और स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाते हैं। इस तरह के रडर का इस्तेमाल पनडुब्बी को उथले पानी में सहायता प्रदान करेगा। चीन अपनी पनडुब्बियों की डिज़ाइन का प्रचार उस तरह से नहीं करता जिस तरह से लगभग हर दूसरा देश करता है। चीनी सरकारी मीडिया में जानकारी बेहद सीमित है। इसके बावजूद जो जानकारियाँ सामने आई हैं वह चौंकाने वाली हैं। रहस्यमयी पनडुब्बी। चीन की यह नई पनडुब्बी एक तरह से रहस्यमयी है। दिखने में पनडुब्बी टाइप 039A-C युआन क्लास का अपग्रेडेड वर्जन लग रही है। टाइप 039A-C युआन क्लास चीनी नौसेना में शामिल मुख्य पारंपरिक गैर परमाणु पनडुब्बी है। चीन वर्तमान में पाकिस्तान के लिए हंगोर क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जो युआन क्लास का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। नई पनडुब्बी के आगे का हिस्सा भी युआन क्लास के समान ही है। ये बताता है कि नई पनडुब्बी का सोनार सिस्टम और टॉर्पीडो रूम के साथ आगे का पतवार भी समान है। पाल के पीछे का हिस्सा भी काफ़ी लंबा दिखाई देता है। ये एक्स फॉर्म रडर से अलग होती है। नई पनडुब्बी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसका खुलासा पनडुब्बी की बढ़ी हुई लंबाई से लगाया गया है। गैर परमाणु पनडुब्बियों में ऐसा लॉन्च सिस्टम आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि वो आकार में छोटी होती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन की इस नई पनडुब्बी में 4 से 8 मिसाइलों को आसानी से तैनात किया जा सकता है। यह कोई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल या ज़मीन पर हमला करने वाली मिसाइल हो सकती है। इस पनडुब्बी की डिज़ाइन दक्षिण कोरियाई KSS-3 और इजरायली ड्रैगन क्लास से मिलती जुलती है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड पुलिस के ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने हजारीबाग, लोहरदगा सहित कई अन्य जिलों में 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ATS आतंकी संगठन अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट QIA से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक AK-47 सहित कुछ अन्य हथियारों की बरामदगी भी सूचना है।
झारखंड एटीएस ने आधिकारिक तौर पर इन गिरफ्तारियों के बारे में खुलासा नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के पास से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इन दस्तावेजों और उपकरणों की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये लोग अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का विस्तार कर इससे युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, भारत में शरिया कानून स्थापित करने और बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे विषयों पर काम कर रहे थे। AQIS अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा और बांग्लादेश में सक्रिय है। ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते साल अक्टूबर में ISIS के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 शाहनवाज आलम और रिजवान अशरफ झारखंड के रहने वाले थे। इनमें से शाहनवाज आलम NIA का मोस्ट वांटेड था। उस पर 3 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जो हजारीबाग शहर के पगमिल पेलावल का रहने वाला है। NIA और ATS की जांच में पहले भी ये बात सामने आई कि झारखंड के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, गढ़वा और गिरिडीह जिले में आतंकियों के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। ये हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ संभावित परमाणु टकराव की तैयारी के लिए अमेरिकी परमाणु रणनीति को मंजूरी दी है। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रेसिडेंट ने इस साल की शुरुआत में योजना को मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता सीन सेवेट ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में जारी की गई ये गाइडेंस किसी एक इकाई देश या खतरे की प्रतिक्रिया नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह पॉलिसी परमाणु शस्त्रागार के तेजी से निर्माण को ध्यान में रखती है, जो अगले दशक में अमेरिका को टक्कर देगा। बाइडेन ने मार्च में संशोधित रणनीति को मंजूरी दी, जिसे न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस कहा जाता है। नीति परिवर्तन की एक अवगीकृत अधिसूचना अभी तक संसद में प्रस्तुत नहीं की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार इस साल जनवरी में चीन के पास अनुमानित 500 परमाणु हथियार थे। वहीं बीते साल यानी जनवरी 2023 में चीन के परमाणु हथियार 410 थे। अमेरिका और रूस के पास 5000 से अधिक हथियार हैं, लेकिन माना जाता है कि चीन का शस्त्रागार किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत तेज़ी से गति से बढ़ रहा है। अमेरिका स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरिल किम्बॉल का कहना है कि अमेरिकी खुफिया अनुमानों से पता चलता है कि चीन 2030 तक अपने परमाणु शस्त्रागार का आकार को दुगना यानी 500 से बढ़ाकर 1000 कर लेगा। रूस के पास फिलहाल 4000 परमाणु हथियार हैं। रूस और चीन के साथ उत्तर कोरिया भी तेज़ी से संबंध मजबूत कर रहा है, जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में परमाणु हथियार में कमी के प्रयासों के बाद बाइडेन प्रशासन ने चीन और रूस की परमाणु रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी शस्त्रागार का विस्तार करने की इच्छा का संकेत दिया है। दूसरी ओर लवार को चीन आर्मी के एक सेवानिवृत्त कर्नल झोवू ने अपने एक लेख में कहा है कि अमेरिका और चीन अब भी परमाणु कूटनीति पर सहयोग कर सकते हैं। झोवू ने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच बिगड़ते संबंधों के सामने बीजिंग के लिए चुपचाप खड़ा रहना असंभव है, लेकिन परमाणु हथियारों के भंडारण को नियंत्रित करने वाली नीतियों को मजबूत करने की जरूरत की गुंजाइश है। झोवू ने तर्क दिया है कि परमाणु सशस्त्र देशों को पहले उपयोग नहीं नीति घोषित करनी चाहिए, जैसा कि अब तक केवल चीन और भारत ने किया है। बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ दंगे की घटना पर घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने PM मोदी को लिखे पत्र में देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती घटनाओं की तरफ ध्यान खींचते हुए लिखा है कि इन अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीय कानून लाने की जरूरत है। ममता बनर्जी केंद्रीय कानून बनने से ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को कठोर सजा दिलाई जा सकेगी। पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ध्यान पूरे देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इनमें कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह देखना भयावह है कि पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इस पर रोक लगाएं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इस तरह के गंभीर संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा दी जा सके। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान करते हुए कठोर केंद्रीय कानून बनाया जाए। प्रस्तावित कानून में ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना पर भी विचार किया जाना चाहिए। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सुनवाई अधिमानत 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र ऐसे वक्त पर लिखा है जब RG कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर की घटना पर घिरी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी प्रोटेस्ट के बाद इस पर संज्ञान लिया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। राज्य में गृह और स्वास्थ्य विभाग दोनों ममता बनर्जी के पास है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस को दी गई डेडलाइन खत्म होने से पहले ही लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच CBI को सौंप दी थी। घटना पर घिरी ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को कोलकाता में मार्च भी किया था। इसमें उन्होंने दोषियों की कड़ी सजा देने की मांग की थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।